तो मैं डॉक्टर जमील आज आप लोगों को स्टूडियो में बताऊंगा एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बारे में। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या होता है, क्या इसका हमें ओपीडी बेस पर ट्रीटमेंट करना है, क्या ओपीडी बेस पे हम ओरल ट्रीटमेंट देंगे और क्या ओपीडी बेस पे हम आईवी ट्रीटमेंट देंगे, अगर पेशेंट को किस कंडीशन में हमें आईपीडी करना है और किस कंडीशन में पेशेंट को नोरेट चढ़ाना है और किस कंडीशन में कौन सा आई फ्लूइड्स देना है, आज आप लोगों को स्टूडियो में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों मैं डॉक्टर जमील आज आप लोगों को बताऊंगा एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस एजीई के बारे में। अगर बात करें एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या होता है, तो दोस्तों एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के अंदर पेशेंट को क्या सिम्टम आएंगे, क्या पेशेंट आपको कंप्लेंट करेगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या पेशेंट की कंप्लेंट रहेगी। तो इसमें पेशेंट को सीवियर डायरिया रहेगा, लूज मोशंस रहेंगे, मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ लूज मोशन रहेंगे, पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग रहेगा, पेशेंट का एब्डोमिनल पेन होगा, पेशेंट के एब्डोमिनल में क्रैम्पिंग पेन होगा, ऐसा लगेगा मरोड़ जैसा पेन है पेशेंट को। साथ में पेशेंट को जनरलाइज वीकनेस रहेगी, बॉडी एक रहेगा, हेडेक रहेगा, पेशेंट को ऑन एंड ऑफ फीवर, लो ग्रेड फीवर हो सकता है। तो ये सिम्टम अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, लूज मोशन, नोजिया वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, वर्टाइगो, डिजीनेस, लो ग्रेड फीवर के साथ आता है, तो उसका पेशेंट को होता है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं, हम इसे एजी बोलते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा लूज मोशन लग जाए, बहुत ज़्यादा पेशेंट का बॉडी का वाटर लॉस हो चुका है, तो उसे हम एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस विद डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो अगर बात करें एजी का, हम ओपीडी बेस पे क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अगर आपके ओपीडी में कोई पेशेंट आता है एजी की, तो उससे आपको क्या ट्रीटमेंट देना है। तो दोस्तों अगर एजी का पेशेंट आपके क्लिनिक पे आता है, तो उससे आपको ओपीडी बेस पे टेबलेट फॉर्म में अगर देते हैं आप, तो टेबलेट ओर्नामिक, जिसका ऑफ्लॉक्सिन और ओरिंडाजोल होता है, ये आपको एक टेबलेट देना है सुबह शाम के लिए 3 दिन के लिए। साथ में एक प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर पीपीआई, जिसमें पेंटाप्रोजोल, रेबिप्रोजोल या इसोमेप्रोजोल आप दे सकते हैं, ये पेशेंट आपको ओडी के डोज में देना है। अगर पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा है, जी मतला रहा है, तो आपको टेबलेट जोफर एमडी आती है 4 mg की सबलिंगुअल, उसे आपको पेशेंट को दिन में 3 बार के लिए डोज में देना है 3 दिन के लिए। साथ में टेबलेट आपको एक देना एंटी वोमिक पेशेंट को ट्रीटमेंट देना आपको, उसमें आपको टेबलेट जेंटल, जिसके अंदर टेबलेट एल्बेंडाजोल होता है, कंपोजिशन एल्बेंडाजोल होता है, तो टेबलेट एल्बेंडाजोल की 400 mg की एक टेबलेट आपको पेशेंट को स्ट्रेट देना है, एक ही टेबलेट देना है, एक ही बार खिलाने बोलना उसको पानी से। उसके बाद इसमें आपको कुछ प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक देना है। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में आप पेशेंट को टेबलेट स्पोरोल ऑफ डीएस दे सकते हैं। स्पोरोल ऑफ डीएस की टेबलेट आपको 2 टेबलेट दिन में 3 बार देना है टीडीएस के डोज में। साथ में आपको पेशेंट को बोलना है ओआरएस का घोल पिए, ओआरएस के पाउच आते हैं, फिर ओआरएस के टेट्रा पैक भी आते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह के, ये आपको पेशेंट को बोलना है दिन में 3 से 4 बार ले। और साथ में अगर ओआरएस ना हो तो इलेक्ट्रोल का सेचेट पेशेंट ले सकता है। तो आपको ओपीडी बेस पे ये ट्रीटमेंट पेशेंट को देना है और पेशेंट का फॉलोअप लेना है 2 से 3 दिन के बाद। अगर ये देने के बाद पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है, पेशेंट बोलता है मुझे आईवी दो, आईवी लगवाना है, तो आईवी में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे उसी पेशेंट का। अगर उसे ओरल से ट्रीटमेंट से रिलीफ नहीं मिल रहा है, फिर वो आईवी करवाना चाहता है या आपको लग रहा है कि आपको पेशेंट को आईवी देना है, तो आईवी में आपकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी और किस तरह से आपको आईवी उसे देना है। तो अभी मैं आपको आईवी ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। तो आईवी में इस पेशेंट को आपको इंजेक्शन सिफ्ट्रेक्जोन सल्बेक्टम 1.5 ग्राम का आएगा, 1.5 ग्राम मोनोसिफेसबी के नाम से आता है, सिफोएसबी के नाम से आता है। इसके अंदर जो ड्रग होती है सिफ्लोस्पुरिन 3rd जनरेशन की मेडिसिन नहीं है, इसके अंदर होता है सिफ्ट्रेक्जोन सल्बेक्टम होता है 1.5 ग्राम 1500 mg का इंजेक्शन होता है। इसे आपको एक 100 ml की एनएस में पेशेंट को दे देना है। साथ में इसमें आपको पेशेंट को एक और इन्फ्यूजन देना है, जो कि एक 100 ml की बोतल आती है, जिसके अंदर सिफ्लोफ्लॉक्सिन होता है, सिप्लोक्स नाम से आती है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरह का। इससे आपको एक इंजेक्शन पेशेंट को लगाना है। साथ में अगर पेशेंट को उल्टी है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग नोजिया है, तो आप पेशेंट को इंजेक्शन ओंडेम सेट्रोन ओंडेम लगा सकते हैं कैंपुल। और साथ में पेशेंट को इतना सब दे रहा हूँ, पेशेंट को गैस्ट्राइटिस भी होगा ही, तो गैस्ट्राइटिस के लिए आप पेशेंट को एक H2 ब्लॉकर रेनिटिडिन इंजेक्शन दे सकते हैं, या फिर इंजेक्शन पेंटोप्रोजोल पेंटोप का एक वायल 10 ml में डिजोल्व करके पेशेंट को आप दे सकते हैं। तो ये आपको आईवी फॉर्म में देना है। साथ में आपको फ्लूइड क्या देना है, तो दोस्तों जब भी पेशेंट को लूज मोशन, नोजिया वोमिटिंग होता है, एजी होता है, तो पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है, तो आपको पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस ना हो, पेशेंट को मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट मिल जाए, उसके लिए आपकी जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी उसमें पहले आपको एक आरएल की बोतल लगाना है 500 ml की, उसमें आप पेशेंट को इंजेक्शन एल्डाविर डाल सकते हैं, या फिर इसी 500 ml के एनएस में आरएल में आप पेशेंट को सिफ्ट्रेक्जोन सल्बेक्टम का जो 1.5 ग्राम का इंजेक्शन इसी में डाल के दे सकते हैं। पेंटोप और ओंडेम सेट्रोन आप इसी में डाल के पेशेंट को दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको देना है। साथ में आप पेशेंट को डीएनएस लगा सकते हैं, अगर पेशेंट का शुगर लो है, पेशेंट को कमजोरी है, वीकनेस है, तो डीएनएस की बोतल दे सकते हैं, जिससे पेशेंट को डेक्सट्रोज मिल जाएगा। ये डीएनएस की बोतल के अंदर भी आप इंजेक्शन सिफ्ट्रेक्जोन सल्बेक्टम पेंटोप और ओंडेम सेट्रोन डाल सकते हैं। तो और ये आपका दोस्तों अगर पेशेंट को आईवी फॉर्म में देना है ओपीडी बेस पे, तो आपको ये ट्रीटमेंट देना है, सिफ्ट्रेक्जोन सल्बेक्टम 1.5 ग्राम, इंजेक्शन सिप्लोक्स 100 ml, इंजेक्शन पेंटोसिट या इंजेक्शन रेनिटिडिन और इंजेक्शन आपको ओंडेम सेट्रोन ये देना है। और साथ में आपको पेशेंट को देना है ओआरएस का टेट्रापैक पिला देना है एक अपने क्लिनिक पर ही, ये आपको हमेशा रखना है ओआरएस का टेट्रापैक। जो भी लूज मोशन का सीजन आता है गर्मी के बाद, जो बारिश लगती है गर्मियों में, तो उस कंडीशन में आपको ओआरएस का जो टेट्रापैक वो अपने क्लिनिक पर रखना है। तो इस तरह से आपको उसे आईवी में देना है।
और आईवी में आपको डोज देंगे, आप सुबह शाम के लिए 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए डोज दे सकते हैं साथ में। उसके बाद आपको फॉलोड बाय टेबलेट फॉर्म पे पेशेंट को करेंगे। टेबलेट फॉर्म पे टेपर आप करेंगे तो जो मैंने अभी बताया टेबलेट फॉर्म में आपको वो पेशेंट को दे देना है। तो दोस्तों ये तो हुआ आपका आईपीडी बेस का ट्रीटमेंट, ओरल प्लस आईवी। इसके बाद हम बात कर ओपीडी बेस का ट्रीटमेंट हुआ ये ओरल प्लस आईवी का। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा आईपीडी बेस का। अगर आप किसी डे केयर में काम कर रहे हैं, किसी नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में है, तो आपके पास कोई पेशेंट आया सीवियर लूज मोशन विद डिहाइड्रेशन के साथ, पेशेंट को मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ लूज मोशन है, साथ में पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन कैसे पता करेंगे? अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो चुके हैं और पेशेंट को अब जब भी आप एग्जामिन करेंगे तो पेशेंट की जो स्किन आपको इसे पकड़ना है वो उसे छोड़ना है। देखो मैंने मेरी स्किन पकड़ी, वो छोड़ी तो वापस नॉर्मल होगी। जब भी किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा लूज मोशन होते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो आपको पेशेंट की स्किन इस तरह से पकड़ना है। तो जब आप स्किन छोड़ेंगे तो स्किन अचानक से नॉर्मल नहीं होगी, ये धीरे धीरे स्लो जाएगी और यहाँ पे रिंकल्स बन जाएंगे, सल बन जाएंगे, जो लोकल लैंग्वेज में सल बोलते हैं उसको, और हमारी मेडिकल लैंग्वेज में रिंकल्स बोलते हैं, इंग्लिश में रिंकल्स कहा जाता है। तो पेशेंट को रिंकल्स आ जाएंगे, आप यहाँ कर सकते हैं, फोरहेड पे कर सकते हैं, पेशेंट के पेट की जो स्किन होती है, एब्डोमेन स्किन, वहाँ पकड़ के उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा पेशेंट को डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को तुरंत एडमिट करना है और उसे आईवी फॉर्म में देना है। आईवी फॉर्म में आपको क्या क्या देना है मैं भी आप लोग बता देता हूँ। आपको सबसे पहले फ्लूइड का रिससिटेशन करना है, फ्लूइड रिससिटेट करना है। फ्लूइड रिससिटेट मतलब पेशेंट का जो बॉडी से फ्लूइड लॉस हुआ है तो पेशेंट हाइपोवोल्यूमिक शॉक में जा सकता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा लूज मोशन लगेंगे तो पेशेंट हाइपोवोल्यूमिक शॉक में जाएगा, तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी कम हो चुका है, क्यों कम हुआ है? हाइपोवोल्यूमिक शॉक की वजह से। तो आपको कभी भी कोई लूज मोशन का पेशेंट आता है, बीपी अगर 90-60 है, 80-60 है, 80-50 है, तो आपको तुरंत नोरेट का इन्फ्यूजन नहीं लगाना है पेशेंट को। आपको पहले फ्लूइड रिससिटेट करना है। बॉडी का जो वॉल्यूम कम हुआ है, पेशेंट जो हाइपोवोल्यूमिक शॉक में गया है, तो पहले बॉडी का वॉल्यूम बढ़ाना है। पेशेंट को आपको 1000-1500 ml फ्लूइड देना है, आरएल लगाना है, एक एएनएस लगा देना है, डीएनएस लगा देना है, या 2 आरएल आप बोलस दे सकते हैं पेशेंट को। अगर फ्लूइड देने से पेशेंट का रिस्पांस आ जाता है, पेशेंट का जो बीपी बढ़ता है, तो आपको नोरेट चालू नहीं करना है। अगर फ्लूइड रिससिटेशन के बाद भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है तो फिर आपको नोरेट का इन्फ्यूजन चालू करना है। नोरेट का आपको 2 एम्पुल लेना है, एक 2 ml का एम्पुल होता है, एक एम्पुल 2 एम्पुल लेना आपको, 4 ml के 46 ml एनएस लेना, 50 ml के एक वायल में बना के उसे 4 या 6 ml पर आवर पे आपको चला देना है। तो इस तरह से आपको नोरेट का इन्फ्यूजन का फैसला लेना है। अगर फ्लूइड रिससिटेशन से अगर बीपी आ जाता है तो ठीक है, अगर फ्लूइड रिससिटेट करने के बाद बीपी नहीं आता है तो आपको नोरेट साइड जाना है, आइनाट्रोप सपोर्ट पे जाना है। इसमें हम अगर आईपीडी में आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस विद सीवियर डिहाइड्रेशन है पेशेंट को, एजी विद सीवियर डिहाइड्रेशन, तो 3 आपको पेशेंट को आरएल देना है, 2 डीएनएस और 2 एएनएस पेशेंट को देना है। 5 से 7 फ्लूइड आपको पेशेंट को 24 आवर में देना है। इस स्टेट में आपको 1500 से 2000 ml फ्लूइड रिससिटेट करना है। उसके बाद बात करते हैं आईवी ट्रीटमेंट की। तो आईवी में वही आपको सिफ्लेक्सोन सल्बेक्टम 1.5 ग्राम लगाना है पेशेंट को, और इंजेक्शन सिफ्रोफ्लॉक्सिन 100 ml की बोतल देना पेशेंट को। ओडी के डोज में देना है, बीडी के डोज में भी आप दे सकते हैं पेशेंट को। और इसमें इंजेक्शन ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं इंजेक्शन मेट्रोनिडाजोल 500 ml टीडीएस के डोज में देते हैं। तो आपको इंजेक्शन मेट्रोनिडाजोल ना देके आपको इंजेक्शन ओरिनिडाजोल देना है। वो क्यों देना है? क्योंकि पेशेंट लूज मोशन है, पेशेंट को ऑलरेडी पेशेंट को नोज़िया वोमिटिंग है। तो जो इंजेक्शन मेट्रोजिल होता है, ये इंजेक्शन मेट्रोजिल पेशेंट को देने के बाद इसका मेटालिक टेस्ट होता है। ये क्या कराता है? पेशेंट को नोज़िया वोमिटिंग जैसा फील कराता है। तो पेशेंट ऑलरेडी नोज़िया वोमिटिंग से सफर कर रहा है, आप उसे मेट्रोजिल देंगे तो उसे और मेटालिक टेस्ट होगा और नोज़िया जैसा लगेगा। तो आप पेशेंट सीवियर लूज मोशन में, नोज़िया वोमिटिंग में, तो आपको मेट्रोजिल ना देते हुए उसे ओरिनिडाजोल लगाना है। ओरिनिडाजोल का मेट्रोजिल की तरह 100 ml का एक इन्फ्यूजन आता है, इसे आपको बीडी के डोज में देना है। अगर मेट्रोजिल देना है तो उसे टीडीएस के डोज में देना है। तो इस तरह से आपको इनके जब इसको देखना है, अगर पेशेंट को वोमिटिंग है तो ओरिनिडाजोल, वोमिटिंग नहीं है तो मेट्रोनिडाजोल। इस तरह से आपको इनको दोनों को सिलेक्ट करना है। तो ये 3 चीज़ बताई मैंने आपको, तो सिफ्लेक्सोन सल्बेक्टम, सिफ्रोफ्लॉक्सिन, मेट्रोजिल, ओरिनिडाजोल। इसके बाद आपको पेशेंट को गैस्ट्राइटिस भी होगा, साथ में एब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, तो उसके लिए पीपीआई, प्रोटोन पम्प इनहिबिटर, पेंटोसिड, पेंटाप्रोजोल का एक इंजेक्शन लगाना है पेशेंट को आपको। और वोमिटिंग के लिए इंजेक्शन ओंडेनसेट्रोन आपको पेशेंट को देना है। आपको ओंडेनसेट्रोन देना है एंटीमेटिक में, आपको रेगुलोन नहीं देना है। रेगुलोन गट की मोटिलिटी को बढ़ाता है। अगर लूज मोशन वाले पेशेंट को आप इंजेक्शन रेगुलोन देंगे तो उसकी गट की मोटिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, गट की मोटिलिटी बढ़ेगी तो उससे पेशेंट को लूज मोशन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको एंटीमेटिक में आप पेशेंट को इंजेक्शन ओंडेनसेट्रोन देना है, ये गट की मोटिलिटी को कम करता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको आईवी ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को। उसके बाद टेबलेट फॉर्म में पेशेंट को टेबलेट रिफाक्सिमिन, रिफागट 400 mg बीडी देना है। टेबलेट रिफागट के 2 डोज होते हैं, एक होता है 550 mg बीडी और एक होता है 400 mg बीडी। 550 mg बीडी हम वो जो एसबीपी बीमारी होती है, जो कि जिन मरीजों के पेट में पानी भर जाता है, जिन्हें सेकेंडरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस के खतरे होते हैं, ऐसा लगता है कि पेरिटोनाइटिस पेशेंट हो सकता है सीएलडी वाले पेशेंट में जिनके पेट में पानी भरता है, उन मरीजों को हम 550 mg के डोज में देते हैं। और ट्रेवलर डायरिया में जो नॉर्मल डायरिया होते हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ होते हैं पेशेंट को, उनमें हम 400 mg बीडी के डोज में देते हैं। साथ में प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक में आप पेशेंट को कैप्सूल
कैप्सूल वेलगार्ड दे सकते हैं, या फिर टेबलेट स्पोरोलिक डीएस 2 टेबलेट टीडीएस दे सकते हैं। साथ में टेबलेट आती है जिसे हम बोलते हैं टेबलेट रिडोटिल, जिसके अंदर रिकाडोटिल होता है, 100 mg की टेबलेट होती है, जिससे आप एक टेबलेट सुबह शाम के डोज में आपको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है, ये सब देना है। अगर इसके बाद भी पेशेंट का लूज मोशन कंट्रोल नहीं होते हैं तो आपको टेबलेट लोमोटिल 6 आवर्ली पेशेंट को क्यूआईडी के डोज में देना है। 24 घंटे के अंदर 4 टेबलेट आपको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है। उसके बाद भी अगर पेशेंट को लूज मोशन कंट्रोल नहीं होते, लूज मोशन बंद नहीं होते हैं, तो आपको टेबलेट आइमोडियम पेशेंट को देना है। आइमोडियम के अंदर कंपोजिशन होता है लोपेरामाइड, ये क्या करता है गट की मोटिलिटी कंप्लीटली रोक देता है, तो इससे भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा लूज मोशन है, इन सब चीज़ों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको 2 mg या 4 mg का एक स्टेट डोज देना है। आपको हमेशा याद रखना है ओपीडी वाले पेशेंट को आपको कभी भी टेबलेट लोपेरामाइड नहीं देना है, पेशेंट को आइमोडियम नहीं देना है, क्योंकि गट की मोटिलिटी को बंद कर देता है। आपने पेशेंट को दिया, वो घर गया और पता चला पेशेंट को परफोरेशन हो गया, पेशेंट का एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया, तो आईपीडी पेशेंट में आपको इसे प्रिस्क्राइब करना, आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको पेशेंट को इसमें जेंटल 400 mg की स्टेट देना है, और इसके साथ साथ आपको पेशेंट को ओआरएस का सेचेट देना है, या ओआरएस का टेट्रापैक देना है, और या फिर इलेक्ट्रोल का सेचेट दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको आईपीडी बेस में पेशेंट को आप एडमिट कर रहे हैं इमरजेंसी में हॉस्पिटल में, तो आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ट्रीट करना है। तो दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को बताया आज एजी विद डिहाइड्रेशन के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।